सीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया, अच्छी बात है, लेकिन कुल मिलाकर के इस मुद्दे को पूरे देश में फैलाने का काम तो राहुल गांधी जी और उनके साथियों ने ही किया है। वो किसी पद का भूखा नहीं हूँ। बीडी कल्ला हमेशा सैद्धांतिक व्यक्ति रहा है। आपकी एक्टिव गतिविधियां लोग जो देख रहे हैं, क्या बीडी कल्ला अगले चुनाव में फिर मैदान में दिखेंगे? 3 इंजन की सरकार तो फेल हो चुकी है। जेठानंद जी के बारे में कोई अच्छी बात कहें तो आपने कहा कि एक बात बहुत अच्छी है कि वो जीवन हर जगह जाता है। हाँ, मैं कई बार मना कर देता हूँ, वो मना नहीं करते इस चीज़ के लिए। मेरे को पूछा, ये उनकी अच्छी बात है कि वहाँ मतलब क्या है, सब जगह चले जाते हैं। सारे ही पद ले चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई एम्बिशंस नहीं है, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी जिम्मेवारी भी मैं किसी उपयुक्त व्यक्ति को दे दूँ तो ज़्यादा उचित है। मैं कोई पद का लोभी नहीं हूँ। बात कल रात की ही है, घड़ी में करीब 8 बज रहे होंगे। एक व्यक्ति के इंतजार में पूरा रेलवे स्टेशन भरा हुआ कचाकच, चारों तरफ नारे लग रहे थे बीडी कल्ला जिंदाबाद के। और ये स्वागत करने के लिए जो लोग आए थे उसका कारण ये था कि इन्हें विधानसभा में सम्मानित किया गया है वरिष्ठ सदस्य के रूप में। हमारे साथ हैं डॉक्टर बीडी कल्ला। हम सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं, कल रात जो माहौल बना रेलवे स्टेशन पर, डॉक्टर बीडी कल्ला उसे कैसे देखता है? देखिए, विधानसभा में मुझे 6 बार बीकानेर की जनता ने चुनकर भेजा और मैं सदैव उनका ऋणी रहूँगा। मेरे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उपराष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया। मैंने सबसे पहले वहाँ पर भी पत्रकारों से ये बात कही कि बीकानेर की जनता को मैं समर्पित करता हूँ कि उन्होंने मुझे चुनकर भेजा और मैंने अपने एक एक क्षण का उपयोग बीकानेर की डेवलपमेंट और राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए किया। तो ये हक है बीकानेर की जनता का कि मैं ये अवार्ड उनकी सेवा में समर्पित करूं। इतने लोग जो कल रात को वहाँ एकत्रित हुए, चारों तरफ नारे लगे और पूरा प्लेटफॉर्म जो भर गया, उसके बाद भी आपके गले में एक भी माला या गुलदस्ता आपके हाथ में नहीं लिखा। आपने कहा कि भाई मैं नहीं पहनूंगा कोई भी माला, ऐसा भी कोई हुआ बात? देखिए, कल दिल्ली में जो बात हुई वो मैं समझता हूँ कि इतिहास के काले अक्षरों में लिखी जाएगी कि हमारे विपक्ष के नेता और इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी के साथ जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से उनको घसीटा गया, उनके साथ अमानवीय और अभद्र व्यवहार किया गया, इसके कारण मेरे मन में बड़ा क्षोभ था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हम इधर अपना स्वागत कराएं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैंने माला नहीं पहनी और मैं तुरंत वहाँ से सब साथियों के साथ जाकर कोर्ट गेट पर हमने सरकार का, प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि एक तरफ विद्यार्थी हमारे संकट में है, नीट का पेपर बार बार आउट हुआ और अभी तक आप देखिए, मैं पुराना इतिहास आपको दोहराना चाहता हूँ कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक रेल दुर्घटना का सुनकर इस्तीफा दे दिया। माधवराव सिंधिया जी ने रेल दुर्घटना के बारे में अपनी जिम्मेवारी लेकर इस्तीफा दे दिया। सुखराम शर्मा जी के बारे में वहाँ पर लोकसभा में चर्चा हुई और उसको ड्रॉप कर दिया गया कांग्रेस ने। कांग्रेस इस तरह के आदर्श प्रस्तुत करी है, वहाँ पर ये सरकार जो है ढिठाई से क्यों नहीं उनको बर्खास्त करती, क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लेती? क्या हो जाएगा? कम से कम एक नौजवानों को ये तो होगा कि हमारे साथ इंसाफ हुआ है और जिसकी सरपरस्ती में ये काम हो रहा है उसको दंड मिले कम से कम, ताकि आइंदा कोई इस तरह की दुर्घटना पेपर लीक की नहीं हो। एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, जो ये मुद्दा है पेपर लीक का, उसको लेकर पिछले 20 दिनों से जंतर मंतर पर धरना चल रहा है। डॉक्टर बीडी कल्ला सीजेपी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सीजेपी अभी तक कोई पार्टी नहीं है, संगठित ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। राहुल गांधी जी ने देहरादून में, कोटा में और कई स्थानों के ऊपर रैलियाँ की। उन्होंने नौजवानों को जागृत किया और कई जगह तो उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल मंच नहीं है। मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूँ कि नौजवान एक हों और अन्याय के खिलाफ संगठित हों। उन्होंने कोटा में तो बहुत शानदार तरीके से बताया कि किस तरीके से कौन कौन लोग थे, किस तरीके से उन्होंने पेपर आउट किए। एक गिरोह के रूप में ये पूरा एक संगठित गिरोह था जो लगातार इस प्रकार की कारस्तानी कर रहा था। तो हमारा मतलब ये है कि सीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया, अच्छी बात है, लेकिन कुल मिलाकर के इस मुद्दे को पूरे देश में फैलाने का काम तो राहुल गांधी जी और उनके साथियों ने ही किया है। पेपर लीक तो कांग्रेस की सरकारों में भी हुआ है। देखिए, पेपर लीक कांग्रेस की सरकारों में जब कभी भी हुआ तो तत्काल वापस करवा लिया गया और उसकी जिम्मेवारी दी गई।
ये जिम्मेवारी से वंचित हो रहे हैं। कांग्रेस ने कानून बनाए, हमने राजस्थान में भी मतलब ये क्या है कि जो पेपर लीक करते हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बना करके, और राजस्थान में पहला नाम राजस्थान का दर्ज है जहाँ पेपर लीक के बारे में सबसे ज़्यादा सज़ा दी जाती है। आज भी राजस्थान में ऐसे कानून बने हुए हैं, लेकिन ये तो न तो कोई इसके बारे में चर्चा भी नहीं कराना चाहते लोकसभा में। अब राहुल गांधी जी ने इतना बड़ा स्टेप उठाया, तब जाके इन्होंने कहा कि हम लोकसभा में इसके ऊपर चर्चा कराएंगे। और क्यों नहीं बर्खास्त कर दे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को? क्या है वो? आपका मानना है कि इस्तीफा होना चाहिए धर्मेंद्र निश्चित प्रधान? रूप से उनका इस्तीफा होना चाहिए, बल्कि उनको स्वयं को आगे आकर कहना चाहिए कि मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि मेरे कार्यकाल में ये पेपर आउट हुआ है, मैं इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेकर इस्तीफा देता हूँ। नहीं तो प्रधानमंत्री को उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग रही है कांग्रेस, तो इससे कितना सहमत है आप? देखिए, कुल मिलाकर के जब मेन व्यक्ति कार्रवाई नहीं करता है तो फिर मतलब क्या है कि आदमी जो है आगे जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, जो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, उसके बारे में लोग मांगेंगे। इसमें क्या दिक्कत है? जब प्रधानमंत्री उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो लोकतंत्र का एक तरीके से पहरेदार है, उनके बारे में लोग मांगेंगे इस्तीफा। 20 दिन की भूख हड़ताल चली जंतर मंतर पर, सोनम वांगचुक को वहाँ से उठा लिया गया, पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती उनको वहाँ से हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। इसको लोकतंत्र में कैसे देखते हैं? लोकतांत्रिक तरीके से ये सही है? क्योंकि आप डॉक्टरधारी हैं, आप बड़े अनुभवी हैं इस मामले में। देखिए, सोनम वांगचुक जो है वो विद्यार्थियों के लिए काम कर रहे हैं और वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। उनको ज़बरदस्ती से उठा कर ले जाना, कल चुने हुए सांसदों को, राहुल गांधी जी को, प्रियंका जी को जिस तरीके से घसीटा गया, अभद्र व्यवहार किया गया, ये सब निंदनीय है। ये लोकतंत्र के काले पन्ने हैं। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती, लोकतंत्र में उनसे बात की जाती है। सोनम वांगचुक से वार्ता करनी चाहिए, राहुल गांधी जी से वार्ता करनी चाहिए, इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। आज इतने दिन हो गए, इतने लंबे अरसे से पूरे राजस्थान में मसाल जुलूस निकल रहे हैं, जगह जगह सरकार के पुतले जल रहे हैं, फिर सरकार क्यों कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है? उनको तत्काल विपक्ष से बात करके इसका समाधान निकालना चाहिए। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, चूँकि पूरा बीकानेर ये बात जानना चाहता है, कल रात को जो माहौल था, उसके अलावा भी पिछले लंबे समय से जो आपकी एक्टिव गतिविधियाँ लोग जो देख रहे हैं, क्या बीडी कल्ला अगले चुनाव में फिर मैदान में दिखेंगे? ये पार्टी पर डिपेंड करता है। मैं तो खुद ये कोशिश करता हूँ कि किसी नौजवान को मैं आगे लाऊं, लेकिन पार्टी ये उचित समझती है कि नहीं, तुम्हें पार्टी के लिए लड़ना पड़ेगा, तो मैं रणछोड़दास नहीं बनूंगा। ये मैं कई बार कह चुका हूं। यूँ कहना है कि डॉक्टर बीडी कल्ला ने अपने पिछले चुनाव में ये कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। मैंने कहा ना, मेरी खुद की इच्छा ये है कि मैं किसी नौजवान को प्रतिस्थापित कर दूं और मैं खुद जिता के उसको लेके आऊँ। लेकिन कई बार ये होता है, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ प्रद्युमन सिंह जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, तो उनको कहा नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा। ऐसे ही वहाँ पे कोटा में धारीवाल जी को है, उनको ये कहा कि उन्होंने कहा मेरे लड़के को टिकट दे दो, उनको नहीं दिया कि आपको दे सकते हैं। ऐसी कोई परिस्थिति हुई तो बात अलग है, वरना मेरी इच्छा है कि मैं किसी पद का भूखा नहीं हूँ। बीडी कल्ला हमेशा सैद्धांतिक व्यक्ति रहा है और सिद्धांत के आधार पर जो पार्टी का आदेश होगा उसको मैं करूँगा, वरना मेरी खुद की इच्छा ये है कि मैं किसी न किसी नौजवान को यहाँ पर प्रतिस्थापित कर दूँ। एक बात और कि अगर आप नौजवान की बात करते हैं, बीकानेर में किसको देखते हैं आप नौजवान के रूप में कि जो उभर कर सामने आ रहा है इन दिनों? देखिए, अभी ये पर्चा आउट करना उचित नहीं है। नहीं, आपका जो सोच नहीं, वो तो मैं सब स्टडी कर रहा हूँ, कौन पार्टी के लिए काम कर रहा है, कौन जन समस्याओं की तरफ ध्यान दे रहा है, मेरी नज़र में। बीडी कल्ला से पूछा गया तो बीडी कल्ला नाम देंगे आगे इसी का कि इसको इस पर निश्चित रूप से मेरे को तो जब मेरा टिकट काटा था तब भी पूछा गया था। बीडी कल्ला जो है, इतना पुराना नाम है बीकानेर में, तो वो जिसके लिए इच्छा प्रकट करेगा पार्टी निश्चित रूप से उसका सम्मान करेगी। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नहीं पूछूंगा तो ये गलत बात हो जाएगी क्योंकि मुझे भी पूछने के लिए यहाँ भेजा गया है। बीकानेर की अगर आप एक तरफ रेलवे फाटक की अगर बात करें तो बहुत पुरानी समस्या है, आप उसका विरोध कर रहे हैं कि भाई वो जैसा बन रहा है वैसा नहीं बनना चाहिए, जैसा उसका नक्शा है वैसा नहीं बनना चाहिए। बीजेपी उसका समर्थन कर रही है, कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी ये काम शुरू किया जाए। तो आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे में कांग्रेस भी आपस में टूट रही है? कोई कांग्रेस टूट नहीं रही है।
सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मार्च 2023 में अप्रोप्रिएशन बिल का अंतिम दिन था, बजट पास हो रहा था। उस दिन मैंने 35 करोड़ रुपए कोर्ट गेट और सांखला पाटड़ी अंडरब्रिज के मंजूर कराए थे। तो ये बात बीजेपी की बिल्कुल गलत है कि वो इसको बना रहे हैं। ये वही बजट है जो 2023 में पास हुआ था। चूँकि 2.5 साल में इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई, इसके कारण इसकी कॉस्ट बढ़ गई। अभी मान लो 2 वर्ष और नहीं बनाएंगे तो कॉस्ट नहीं बढ़ेगी क्या? अब वहाँ जाके फ़ोटो खिंचाने से वो थोड़ी रिकॉर्ड में है कि 35 करोड़ रुपये बीडी कला ने अप्रोप्रिएशन बिल में मंजूर कराए। वो कागजों में है, कोई भी आरटीआई लगा के पूछ सकता है कि इनकी स्वीकृति कब हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन कब हुई, फाइनेंशियल सैंक्शन हमारे वक्त में हुई। तो ये कहना कि बीजेपी ने मंजूर कराया, ये गलत है। नंबर 2 कि जो नक्शे बनाए गए हैं वो एक तरफा है। एक तरफा का मतलब ये है कि फाटक बंद रहेगा और एक तरफ के लोग जा सकेंगे, बाकी लोगों को रुकना पड़ेगा। इसलिए हम इस अंडरब्रिज का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा अंडरब्रिज बनना चाहिए रानी बाजार की तरह, जहाँ लोग आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, दोनों तरफ का आवागमन हो। इसको समझना चाहिए। मैं समझता हूँ एमएलए साहब के अब तक ये समझ में नहीं आया है। एक तरफा अंडरब्रिज हिंदुस्तान में कहीं नहीं बना हुआ है, तो बीकानेर में कैसे बनेगा? दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं सांखला फाटक पे पक्की दीवार नहीं बनाई जाए, उसको फाटक को रखा जाए। अंडरब्रिज वहाँ का बन रहा है वो अपने नक्शे के हिसाब से बन जाए। क्योंकि मान लीजिए आग लग गई कहीं पर आपके कोई दुर्घटना हो गई तो लोग पैदल भी जा नहीं सकेंगे। इसलिए यहाँ पर पक्की दीवार नहीं बनी चाहिए। बाजार का रास्ता है, अंडरब्रिज से पैदल यात्री नहीं जा सकते। जब 35 करोड़ सुनो, पैदल यार सैंक्शन किए गए थे तब ये नक्शा ऐसे ही था या अलग था? देखिए नक्शा वगैरह तो क्या है, आप बनता रहता है। जिस समय ग्राउंड पे नक्शे आए तो पता लगा कि ये जो है एक तरफा बनाया गया है, तो एक तरफा कभी बन नहीं, मैं मेरे वक्त में भी नहीं बनने देता। मैंने हमेशा बीकानेर की हित की बात कही है और मैं कोई रोड़े नहीं अटका रहा हूँ। रेल मंत्री जी ने मेरी बात को आते ही कहा, मैंने 7 जून का पत्र आपका पढ़ लिया, आपने बिल्कुल सही लिखा है। टेक्निकली एक तरफा नहीं बनना चाहिए, 2 तरफ का बनना चाहिए। और उन्होंने मेरी जानकारी के हिसाब से निर्देश दे दिए हैं कि इसको 2 तरफा बनाया जाए आने जाने का। मतलब जैसा बीडी कला चाहते हैं वैसा ही काम होगा। और अगर वैसा ही होता है तो कांग्रेस कोई विरोध नहीं करेगी। हाँ, मैं विरोध कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ उसको सही बनाया जाए। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अभी एमएलए साहब की बात की। पिछले दिनों आपकी एक क्लिप बड़ी वायरल हुई जिसमें आपसे पूछा गया कि जेठानंद जी के बारे में कोई अच्छी बात कहें, तो आपने कहा कि एक बात बहुत अच्छी है कि वो जीवन हर जगह जाता है। हाँ, मैं कई बार मना कर देता हूँ, वो मना नहीं करते इस चीज़ के लिए। मेरे को पूछा, ये उनकी अच्छी बात है कि वहाँ मतलब क्या है सब जगह चले जाते हैं। मैं कई बार जो है इन चीज़ों के लिए कह देता हूँ कि भाई अपन और बात कर लेंगे, ये कर लेंगे। जो खूबी है वो तो बतानी चाहिए। इसके अलावा और कोई खूबी देखते हो आप एमएलए साहब की? और खूबी तो ये है कि वो हर समय विधानसभा में मेरा नाम लेते रहते हैं, ये भी उनकी खूबी है। ये तो प्रचार कर रहे हैं आपका। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, ये खूबी है उनकी कि हर वक्त मेरा नाम लेते हैं। एक बात और, इन दिनों कांग्रेस के अंदर जो हलचल चल रही है वो बड़ी चर्चा में है। पिछले दिनों एक आप ही के कांग्रेस के कार्यकर्ता को पद से हटा दिया गया। गोविंद सिंह डोटासरा जी ने लेटर दिया। श्याम सिंह भाटी प्रकरण में बीडी कल्ला क्या सोचता है? देखो, मेरे को इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है और मैं जिसमें जानकारी नहीं होती उसमें दखल नहीं देता। नहीं, आपके पास तो सूचना तो आई होगी ना कि गोविंद सिंह, वो आपके जो पीसीसी चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने, उन्होंने लेटर निकाला है, उनको पद से हटा दिया गया क्योंकि जो बीकानेर का वो बेल्ट है उसमें आपसे सबसे वरिष्ठ नेता है। नहीं, मैंने कहा ना मेरी जानकारी में नहीं है, ना मैं उसको देखता हूँ। ये तो प्रदेश स्तर का मामला है और डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्या रिपोर्ट वगैरह गई है, मैंने अखबार में ज़रूर पढ़ा था, बाकी और मेरी कोई जानकारी नहीं। आप कैसे देखते हो आने वाले पंचायती राज चुनाव में और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है? क्योंकि करीब 2.5 से 3 साल इस सरकार को हो चुके हैं। कैसे देखते हो इन 2.5-3 सालों को, और आगे कांग्रेस की को कैसे देखते हो कि क्या प्रेजेंटेशन या कैसा फ्लो कांग्रेस का रहने वाला है? देखिए, बीकानेर की स्थिति को देखें तो यहाँ 3 इंजन की सरकार थी। नगर निगम जो है बीजेपी का, राज्य सरकार बीजेपी की और केंद्र में बीजेपी की सरकार। लेकिन यहाँ पर गलियों में रोशनी नहीं है, नालियाँ टूटी हुई है, सीवरेज फूटा हुआ है। जगह जगह आप देख रहे हो कि सीवरेज का जो काम हो रहा है
उसमें सड़क से ऊपर चैम्बर बने हुए हैं, कैसे काम चलेगा? ऐसा लगता है कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी भी पूरा ध्यान नहीं दे रही है। जो मैं आज बीकानेर के कई मोहल्लों में जाके आया हूँ, मैंने देखा है कि सड़क से ऊंचा चैम्बर है, तो ये तो एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण बनेगा। मैं आपके माध्यम से जिलाधीश से ये कहना चाहता हूँ और बीडीए के जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं उनको कहना चाहता हूँ कि वो इस तरफ ध्यान दें कि जहाँ जहाँ सीवरेज बन रही है उसका लेवल सड़क के बराबर रहे, सड़क से ऊंचा नहीं रहे। और जगह जगह जो सड़कें टूटी हैं वो डांबर की सड़क है तो वहाँ डांबर की सड़क बने, जहाँ पेवर रोड बनी है वहाँ पेवर रोड बने, और जहाँ सीमेंट और कंक्रीट की सड़क है वहाँ सीमेंट और कंक्रीट की सड़क बने। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण सीमेंट और बजरी की एक तरीके से ऊपर कारी लगा देते हैं और वो 5-7 दिन में उड़ जाती है। एक आंधी आई और ये सड़क उड़ गई, ऐसा थोड़ी होता है। काम पक्का होना चाहिए और जिम्मेदारी देनी चाहिए कि कम से कम 2-3 साल तक ये काम टिकेगा। बहुत हालत ख़राब है बीकानेर की, इसलिए मैं बीकानेर की जनता से अपील करता हूँ कि नगर निगम और पंचायत के चुनाव में कांग्रेस को विजयी बनाएं ताकि आपके सारे काम हो सकें, नहीं तो ये 3 इंजन की सरकार तो फेल हो चुकी है। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बड़े अनुभवी नेता है, बीकानेर में आप काफ़ी बार प्रतिनिधित्व किया है आपने बीकानेर का। मानसून आने वाला है, बीकानेर में ये बड़ी समस्या रहती है, जगह जगह पानी भर जाता है। बाद में कांग्रेस इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करेगी, तो हम चाहते हैं कि आप पहले अगर कोई सलाह देना चाहें प्रशासन को या यहाँ के नेताओं को कि क्या व्यवस्थाएं अभी कर लेनी चाहिए मानसून के लिए, ताकि बीकानेर की जनता को उस परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक तो जितने भी छोटे बड़े नाले और सीवरेज के सिस्टम है, इनकी तत्काल सफाई करनी चाहिए और बरसात के समय में एक ऐसा दस्ता हो जहाँ भी पानी इकट्ठा हो उसकी निकासी का इंतज़ाम करना चाहिए ताकि बाढ़ का स्वरूप नहीं ले। और जहाँ परमानेंट रूप से पानी इकट्ठा हो उसके लिए दीर्घकालीन योजनाएं बनाकर उनको फिर से पानी इकट्ठा नहीं हो इसके लिए योजनाएं बना करके काम करना चाहिए। आपने देखा होगा सूरसागर का बाईपास नाला बनाया था, मैंने स्वयं 42 करोड़ रुपए मंजूर किए थे और बाईपास नाला बन चुका था। बीजेपी के वक्त में तो केवल सूरसागर का कादा निकला था और उद्घाटन हुआ था, बाकी तो ये सारी की सारी बाईपास नाले का काम तो मेरे कार्यकाल में ही हो चुका था। मैं जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मिनिस्टर था तब मैंने इसके लिए रेल बाईपास के लिए 61 करोड़ रुपये दिए थे। ये सारे काम हमारे हाथों से हुए हुए हैं, लेकिन उद्घाटन हुआ तो उनको वाहवाही मिल गई। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमेशा बरसात से पहले जिला प्रशासन मीटिंग लेता है और सभी नालों की नालियों की सफाई की जाती है, आगोरों को साफ़ किया जाता है और जगह जगह मतलब क्या है कि सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई की जाती है ताकि बरसात के पानी को, हमारे वैसे भी ज़्यादा पानी बरसता नहीं है और जो बरसता है उसको एक तरीके से समय पर वो निकासी हो जाए, इसका प्रबंध करने के लिए पहले से चाक चौबंद उपाय करने चाहिए। यूँ तो आप बहुत सारे पदों पर रह चुके हैं, आपका राजनीति का लंबा करियर है, लेकिन एक प्रश्न बीकानेर की जनता का है जो मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा। ऐसा कौन सा पद है जहाँ बीडी कल्ला चाहता है कि बीडी कल्ला को इस पद पे होना चाहिए, बाकी जितने भी पद हैं या जितने भी पोर्टफोलियो हैं वो बीडी कल्ला ले चुके हैं? मैं तो सारे ही पद ले चुका हूँ, इसलिए मुझे कोई एम्बिशंस नहीं है, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी जिम्मेवारी भी मैं किसी उपयुक्त व्यक्ति को दे दूँ तो ज़्यादा उचित है। मैं कोई पद का लोभी नहीं हूँ, ईमानदारी से नहीं हूँ मैं। मुझे तो पार्टी कहेगी कि आपको पार्टी के लिए लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। मेरा बहुत मैं स्पष्ट विचारों का आदमी हूँ। अब आज पार्टी कहते कि आपको लड़ना है तो मैं फिर एक डिसिप्लिन सिपाही हूँ। कल रात का जो सीन था, जो हमने वीडियोस देखे, वो तो ये स्पष्ट बता रहा है कि कार्यकर्ता आपको चुनाव तो लड़वा के ही मानेंगे। वो तो देखिए ये सब चीज़ें भविष्य पे डिपेंड करती है, लेकिन मेरी इच्छा जो है, खुद की इच्छा मेरी ये है कि मैं किसी न किसी नौजवान को जो इसके योग्य हो उसको अपने हाथों से जीता के बिठा दूं तो ज़्यादा अच्छा है। ये थे डॉक्टर बीडी कल्ला। इनका कहना है कि मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई नवा नौजवान हो, अगर वो आगे आना चाहे, पार्टी उस पर भरोसा करे तो मैं भी उसे पूरा सहयोग करूँगा। बीकानेर की जो जनता है वो जल्द ही इन सारी परिस्थितियों को समझे, लेकिन एक बात जो कहने की है वो ये बहुत ज़रूरी है, वो ये है कल रात को रेलवे स्टेशन पर जो माहौल देखा गया, जो बीडी कल्ला के नारे लगे गए, जो देखा गया कि एक ट्रेन
का वेट करने के लिए इतने लोग खड़े थे कि पूरा रेलवे स्टेशन भर गया। ये कहीं ना कहीं ये जरूर बताता है कि आने वाले चुनाव में डॉक्टर बी डी कल्ला मैदान में हो सकते हैं। मैं हूँ योगेश राजस्थानी, आप देख रहे थे लॉयन एक्सप्रेस। धन्यवाद।